हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एनवायरनमेंट सेक्शन का। विजन आईएएस की मैगजीन है, दिसंबर की मंथली मैगजीन। गाइस, होपफुली आपने अपने दूसरे जो पार्ट्स हैं प्लेलिस्ट से अगर आपने अभी तक नहीं चेक करे हैं तो ज़रूर देख लो। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकॉनमी सेक्शन, योर सिक्योरिटी सेक्शन, एनवायरनमेंट के भी आपके 5 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर दिए गए हैं पीएम पाठशाला चैनल के थ्रू। तो गाइस, जो लोग भी अभी नए हैं चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस पूरा इन डेप्थ नॉलेज दी जा रही है, किस तरह से यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करना है, किस तरह से किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये एक यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्मार्ट स्टडीज़ को किस तरह से करना है वो आपको पीएम पाठशाला प्रोवाइड कर रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक जो है क्लाइमेट इंजीनियरिंग का। क्यों आया गाइस ये टॉपिक? सबसे पहले रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है। यूनेस्को की पहली रिपोर्ट ऐसी आई है जो बात कर रही है क्लाइमेट इंजीनियरिंग के एथिक्स के बारे में। तो एथिक्स मतलब क्या? डूज एंड डोंट्स फॉर योर क्लाइमेट इंजीनियरिंग। क्लाइमेट इंजीनियरिंग क्या है, यूनेस्को किस तरह की बॉडी है, सारा इस टॉपिक के थ्रू आपको पता होना चाहिए। अब यूनेस्को का सबसे पहले फुल फॉर्म हमें याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर करती है ये पेरिस, फ्रांस में। 1945 में जैसे ही यूनाइटेड नेशंस आया उसकी ये स्पेशलाइज एजेंसी बन गई। तो यानी कि यूनेस्को क्या है, किस आपकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। फिर इसका काम क्या है? 194 इसके मेंबर्स हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है। और साथ में याद रखो इसका काम है बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस, कंट्रीब्यूट करना, इरेडिकेट करना दुनिया से पॉवर्टी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू चलाना, इंटेंजिबल डायलॉग्स करना, इंटरकल्चरल काम करना। ये सारे इसके काम है। अच्छा, इससे जुड़ी एक जानकारी आपके पास और होनी चाहिए कि यूनेस्को कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज करता है। तो याद रखो, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। अगर पेपर में क्वेश्चन छूटते ही आ जाए कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन निकालता है, तो बिल्कुल माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए अब आपके कि यूनेस्को है उसके पीछे। ग्लोबल साइंस ओशन रिपोर्ट, साइंस रिपोर्ट है, ये भी यूनेस्को निकालता है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये भी यूनेस्को निकालता है। वर्ल्ड का जो ट्रेंड होता है कि लोगों के कंट्री के अंदर मीडिया की डेवलपमेंट कितनी है, कितना लोगों को वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसकी रिपोर्ट भी कौन निकालता है? यूनेस्को निकालता है। तो आपने अभी समझ लिया यूनेस्को कब इस्टेब्लिश हुआ, यूनेस्को किस तरह की बॉडीज़ में काम करता है और क्या क्या रिपोर्ट्स को रिलीज़ करता है। अब देखो, सवाल ये आना चाहिए कि क्लाइमेट इंजीनियरिंग है क्या, है ना? क्वेश्चन तो हमारा यही आना चाहिए क्योंकि हम तो इसी पे बात करने जाने वाले हैं आज की। एथिक्स ऑन क्लाइमेट इंजीनियरिंग आया है, तो क्लाइमेट इंजीनियरिंग है क्या? तो क्लाइमेट इंजीनियरिंग कहो या आप जियो इंजीनियरिंग कहो, एक ही बात है। पहले तो ये समझ लो, ठीक है? क्लाइमेट इंजीनियरिंग, जियो इंजीनियरिंग का दोनों का एक ही काम है कि ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस करने का इसका काम है। इसकी पूरी कोशिश रहती है कि इसमें हम ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस को कम कर पाएं। तो ये क्या करता है? ये डायरेक्टली इंटरवीन करता है क्लाइमेट सिस्टम में ही, ठीक है? अब याद रखो, क्लाइमेट इंजीनियरिंग के साथ पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, इट डज नॉट एड्रेस द रूट कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एथिक्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ क्या करेगा, क्रिटिकल स्टेप्स लेता है कि क्लाइमेट चेंज को स्लो करने के। ये पूरी तरह से रूट कॉज को, जड़ को ख़त्म नहीं करता है। याद रखो। अब ये याद रखो, इट कुड बी कैरिड आउट थ्रू, किस किस थ्रू कर सकते हो आप? तो याद रखो, ये 2 तरीकों से किया जाता है। या तो ये एटमॉस्फेयर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, उसको कहते हैं सीडीआर, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। या सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को अलाउ करना ताकि वो क्या हो, स्पेस से भागना शुरू हो जाए और इनकमिंग जो सोलर सनलाइट है वो आती चली जाए। उसको हम सोलर जियो इंजीनियरिंग भी कहते हैं। समझ गए? तो 2 तरीकों से हमारे पास क्या होता है, क्लाइमेट इंजीनियरिंग हम करते हैं। लेकिन याद रखना, क्लाइमेट इंजीनियरिंग कभी भी रूट कॉज को नहीं पकड़ती है। सिर्फ उसका काम है क्लाइमेट चेंज के प्रोसेस को स्लो करना, ठीक है? अब समझो कि क्लाइमेट इंजीनियरिंग करने का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों किया जाता है। तो पहला उसका कारण है मिमिकिंग नेचुरल प्रोसेसेस, यानी कि क्या करना, जो क्लाइमेट इंजीनियरिंग में जो उनको सूटेबिलिटी लगती है, ये उसको उस हिसाब से चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं? ये कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट इंजीनियरिंग में जो भी क्लाइमेट चेंजेस जो टैकल करे जा सकते हैं आसानी से, उनको ये टैकल करने की कोशिश करता है।
तो ये तो आपको एक तो ज़रूर याद रखना है कि इसका एक मेजर काम होता है कि ये क्या करेगा दूसरे की, देखो मिमिकिंग का मतलब समझते ही हो ना आप। तो ये ऐसे काम करता है जिससे कि आपको जो भी सूटेबिलिटी बने वो मिमिक कर लेता है, ये उसको कॉपी कर लेता है। ठीक है, अब ये कह रहा है उसके बाद मोर टाइम टू ट्रांजिशन, यानी कि ये ना कार्बन इमिशन की अर्जेंसी को रिड्यूस करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में क्या बिताने को कहता है कि आप ट्रेडिशनल जो आपके फ्यूल्स होते थे उससे कन्वर्ट होकर रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ बढ़ो। मोर टाइम टू ट्रांजिशन। फिर रीजनल इम्प्लीमेंटेशन में भी ये अफोर्डेबल ऐसी टेक्निक्स को ढूंढ रहा है जिसे रीजनल लेवल पर लगाया जा सके। क्लाइमेट के पॉलिसी गैप को एड्रेस करना भी इसका काम है। क्लाइमेट पॉलिसी टारगेट को ढूंढना, नेसेसरी रिडक्शन करना ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस का, ये इसका काम है। फिर यहाँ ये कह रहा है कि क्लाइमेट इंजीनियरिंग को पूरी तरह से समझने के लिए यहाँ देखो एक बड़ा सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू क्या बता रखा है कि कैसे कैसे डायरेक्ट कैप्चर की जाती है यहाँ पर CO2। और बायोकार मतलब कार्बन रिच चारकोल जो है जिसको हम क्रॉप्स में बर्न करके उसमें सॉइल में ऐड करते हैं। इंक्रीज रिफ्लेक्सिविटी फ्रॉम द ओशंस, ये वाला काम भी इससे करा जा सकता है। तो यानी कि यहाँ पर बेसिकली ये सारा प्रोसेस क्या दिखा रहा है कि देखो जी, ओशन का फर्टिलाइजेशन केमिकल इंजीनियरिंग की वजह से हो सकता है। यानी कि आप ओशन के अंदर जो प्लैंक्टन्स होते हैं वो ऑब्जर्व कर पाए किसको, कार्बन को, ऐसी पॉपुलेशन को बढ़ाना, उसको क्या कहते हैं, ओशन फर्टिलाइजेशन करता है क्लाइमेट इंजीनियरिंग। ये ऐसा भी काम करता है जिससे कि आपकी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ जाए फ्रॉम लो क्लाउड्स। ये क्या करता है, सी सॉल्ट स्प्रे कर देता है, ये हाई क्लाउड्स को थिन कर देता है, ये रिफ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है, डेजर्ट में भी बढ़ाता है, रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स को हाई कर देता है। ये क्या करता है, अफॉरेस्टेशन भी करता है, ये वास्ट फॉरेस्ट के अंदर ये सारे काम करता है। बायोपास इंजीनियरिंग, एनर्जी को कैप्चर करना स्टोरेज के साथ, ये सारे के सारे काम कौन कर रहा है, क्लाइमेट इंजीनियरिंग। क्यों कर रहा है, ताकि हमारे कार्बन एमिशन एटमॉस्फेयर से कम हो जाए। ठीक है, एक तो ये तरीके से करता रहता है। लेकिन याद रखो, अभी तक तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि क्लाइमेट इंजीनियरिंग बड़ा अच्छा प्रोसेस है, इससे आपको डायरेक्टली आप इन्वॉल्व होते हो क्लाइमेट को इंटरवीन करने में, लेकिन इसके कुछ पोटेंशियल रिस्क हैं जिसके बारे में हमें समझना है। इसीलिए हमें ज़रूरत है एथिकल गाइडलाइंस पे चलना, इसीलिए यूनेस्को ये रिपोर्ट लेकर आया है। सबसे बड़ा रिस्क है यहाँ पर एनवायरमेंटल रिस्क का, यानी कि नॉलेज गैप करंट ना होने से, यानी कि गैप एक क्रिएट होने से टेक्निक्स का कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते हम कि वो क्लाइमेट चेंज को मीट कर ही लेगी। तो इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग रन में हम इस टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये एडवर्स इम्पैक्ट डालेगी आपकी ओजोन लेयर पे, रेनफॉल पे, क्रॉप प्रोडक्शन पे, ओशन एसिडिफिकेशन पे, सब पे। फिर ये क्या करेगी, ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी क्रिएट करेगी क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में, विड्रॉ करने में ऐसी टेक्नोलॉजी को। ये टर्मिनेशन शॉक भी देगी, रैपिड वार्मिंग, डिसरप्टेड वाटर साइकिल, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा इसकी वजह से। फिर इकोनॉमिक रिस्क है। इकोनॉमिक रिस्क क्या है कि जो कॉस्ट है डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग दीज टूल्स, जो टूल्स लगाने का काम करेगा उसकी बहुत ज़्यादा पैसे की बहुत पैसा लग सकता है उसमें। पेटेंट है कि US और EU का, आप उनसे मांगोगे तो फिर वो ग्लोबल इनइक्वालिटी तो देखो है ही ना, फिर पैसों का गैप है, इंपोर्ट करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी। सॉरी। फिर इंडिया का इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट इंजीनियरिंग, इसलिए इंडिया ने भी कर रखा है, DST बनाया हमने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका काम है गए जियो इंजीनियरिंग पे काम करना। हमारा IITM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल, ये इसको काम दिया गया है अर्थ सिस्टम मॉडल तैयार करने का। लेकिन समझो, एक इन्वायरमेंटल रिस्क समझ गए आप, एक इकोनॉमिक रिस्क है, फिर तीसरा इशू है एथिकल इशू। इन्वायरमेंट से छेड़खानी करोगे तो आप, लगता है नेचर से छेड़खानी कर लो और आप कुछ भी कर लोगे तो और बचा देगा नेचर आपको। तो सबसे बड़ा क्राइसिस है ऑर्गेनाइज्ड इररिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसकी अनसर्टेनिटी और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होने की वजह से कोई इंस्टीट्यूशन पर आप बिलीव या ब्लेम गेम खेल ही नहीं सकते। बहुत ट्रांसपेरेंसी की कमी है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की दिक्कत है, यानी कि जो टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप बाय स्मॉल ग्रुप या कंट्रीज इसके थ्रू करी गई हैं, उनको मार्जिनलाइज कम्युनिटीज ने एकदम बे पे लगा रखा है, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं कि उनका क्या होगा।
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग रिस्क है पूरे ग्लोबल में, क्योंकि हर जगह पर अलग क्लाइमेट है, अनफिजिबल है, हर जगह टेक्नोलॉजी काम ठीक ढंग से नहीं भी करेगी तो क्या करोगे आप। फिर उसके बाद मॉरल हजार्ड है, सक्सेसफुल अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन कर भी दिया तो भी अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस आए तो उसका कौन लेगा, कौन जिम्मा लेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर दिक्कत ट्रांसनेशनल नेचर की, यानी कि इसका इम्पैक्ट आपके क्लाइमेट इंजीनियरिंग में पड़ेगा और वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। फिर फ्यूचर कंट्रोल्स ओवर क्लाइमेट ऑल्टरिंग टेक्नोलॉजी बाय कंट्री में बी परसीव बाय एक्ट्स ऑफ वॉर, हो सकता है इसी से वॉर हो जाए। सोचो आप, कितना मॉरल क्राइसिस है, एथिकल क्राइसिस से जूझ रहा है ये सारी चीज़ें। फिर ये कह रहा है ऐसा क्या करें कि ये रिस्क मिनिमाइज हो क्लाइमेट इंजीनियरिंग की। तो कह रहा है यूनेस्को ने इसी पे रिकमेंडेशन दी है। यूनेस्को ने बोला अपने रिपोर्ट में रिकमेंडेशन देते हुए कि सबसे पहले गवर्नेंस पे काम करो, इंटर जनरेशनल ट्रांस बाउंड्री इम्पैक्ट देखो, चेक करने के बाद डिसीजन लो, फिर लेजिस्लेशन को इनवाइट करो कि वो ऐसे क्लाइमेट एक्शन के लिए, रेगुलेशन के लिए कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करे ताकि हार्म और बैन हो वेपनाइजेशन क्लाइमेट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज का। फिर सेकंड काम करना है पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिवनेस वाला, यानी कि जितने भी मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, वुमेन है, यूथ है, इंडिजिनस पीपल है, इनको भी जब आप पॉलिसी बनाओ तो इनके साथ मिल बैठ के डेवलप करो सारी पॉलिसीज़ को। इंटरनेशनल कोऑपरेशन आपका समझ लो, हो, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ इंटरनेशनली ही ना कनेक्ट हो, वो पूरा डाउन टू रीजनल एक्टिविटीज़ भी जाए। वाई वी आर फॉलोइंग मिशन लाइफ, ताकि रीजन लेवल पर भी डाउन ट्रोडन सेक्शन को भी अवेयरनेस हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लोकल कम्युनिटीज़ को इनकरेज करने के लिए बनाया गया है। साइंटिफिक नॉलेज एंड रिसर्च करनी है, कोलैबोरेट करो, कांस्टेंट मॉनिटरिंग करो कि जो आपने डिसीजंस लिए हैं कितने ठीक हैं वो। और ये भी ज़रूरी है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंटरफेयर ना करे साइंटिफिक रिसर्च से। फिर तीसरी चीज़ कह रहा है स्ट्रेंथन करो अपनी खुद की कैपेसिटी को। यूनेस्को के जितने मेंबर स्टेट है, अभी आपने पढ़ा ना 194 मेंबर स्टेट्स हैं, वो इंस्टीट्यूशनली, टेक्नोलॉजिकली, एथिकल कैपेसिटी को अपने इन्हांस करें। बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री जो होते हैं वो एथिकली एक्ट करें, फॉलो करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। एजुकेशन अवेयरनेस इस पे काम हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम चले जो रेलेवेंट हो, एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उनको बच्चों को भी बताया जाए। तो कंक्लूडिंग लाइन में याद क्या रखना है कि क्लाइमेट इंजीनियरिंग रिस्की तो है देखो, क्योंकि आप इंटरफेयर कर रहे हो एटमॉस्फेयर के अंदर। अब उसके जब इंटरेक्शन होगा क्लाइमेट के साथ तो उसके पोटेंशियल रिस्क भी हैं, और हो सकता है कोई नए रिस्क भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मीन्स इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें जिससे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो, हमारे इफ़ेक्ट्स और एथिकल इम्प्लीकेशंस, हमें उसके साथ चलना होगा। इसीलिए इस रिपोर्ट पे हमें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई हो इस आर्टिकल में या कहीं पे कुछ कंक्लूडिंग आपको समझ ना आया हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ वॉर। व्हाई इट इज इन द न्यूज़? तो एक्सपर्ट्स ने रेज किए हैं बड़े सारे कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। कह रहा है रशिया और यूक्रेन की वॉर की जो कॉस्ट है, या इसराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट की जो वॉर है, उसको इन्वायरमेंट भी झेल रहा है, कंट्रीज ही नहीं झेल रही हैं। कंट्रीज के साथ साथ जो हमने इकोनॉमिक पैरामीटर्स देख रहे हैं, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ी हुई है, बहुत सारे हम देख रहे हैं ना प्रॉब्लम्स। कह रहा है एक प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी है, उसका क्या करोगे, कौन है उसका जिम्मेदारी लेगा। तो आज हम इस शब्द को समझेंगे कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ वॉर क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ओनली फ्यू कंट्रीज ग्लोबली आर कॉन्फ्लिक्ट फ्री। बहुत ही कम कंट्रीज हैं जो ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट फ्री हैं। डिस्पाइट बीइंग कंसिडर्ड द मोस्ट पीसफुल नेशंस, फिर भी वो बेचारों को सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत सारे एक्सटेंसिव रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहा आप समझो, वॉर जब चल रही होती है ना, तो इन्वायरमेंट को नेग्लेक्ट किया जाता है। सबसे पहली बात, उस नेग्लेक्शन की वजह से एक्सप्लॉइटेशन होगा, ह्यूमन डेस्पिरेशन होएगा, और आप डिलिबरेटली सिग्निफिकेंट स्केल में चीज़ों को ख़राब करोगे। आप फॉरेस्ट के फॉरेस्ट उड़ा दोगे, आप ड्रॉट पड़ेगा तो उस पर कुछ आपका रिजल्ट नहीं होगा, कितने लोग मरेंगे ऐसे ही। तो आप ये करते हो इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वॉर एंड एक्सटेंट जो होता है ना, वो बहुत गंदा होता है, क्योंकि आपके वेपन्स की वजह से आपने कितना कुछ उसका नेचर एंड लेंथ को ख़राब कर दिया है। कह रहा आप ये समझो
जब आप वॉर करने जा रहे हो उससे पहले से ही ना मामला शुरू हो जाता है एनवायरनमेंट कॉस्ट का। कह रहा कैसे? कह रहा आप रिसोर्सेज को गंदी तरह एक्सप्लॉइट करने शुरू कर देते हो, मेटल हो, वाटर हो, एनर्जी हो, बहुत गंदी तरह उसको खराब करते हो। फिर आपकी वजह से ही जब आप इतनी बुरी तरह से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो गलत चीज़ की, ग्रीन हाउस गैस इमिशन बढ़ती है। कह रहा कैसे? कह रहा ब्रिटिश मिलिट्री एक्टिविटी की वजह से अप्रोक्सीमेटली 50% यूके गवर्नमेंट की इमिशन बढ़ी थी, कार्बन इमिशंस। कॉम्प्रोमाइज करते हो आप, कंजर्वेशन एफर्ट आप लोगे नहीं कुछ। फिर सेकंड समस्या है वॉर की। वॉर हुआ तो पोल्यूशन की दिक्कत, डिफॉरेस्टेशन की समस्या, इन्वेजिव स्पीशीज थ्रेट की समस्या, स्पीशीज लॉस हो रहा है, इन्वेजिव स्पीशीज की दिक्कत। कह रहा वियतनाम वॉर में यूएस की जो मिलिट्री थी उसने रेन फॉरेस्ट ही वियतनाम की क्लियर करते गए। कह रहे डिफॉरेस्टेशन कर दिया आपने, बड़े से बड़े फॉरेस्ट आपने उड़ा दिए। फिर आपने जब वॉर खत्म करी तो देखो उससे पहले आप उसके साथ आपने क्या क्या डुबो दिया आपने। कह रहा आपने रेडिएशन फैलाई। कह रहा याद करो 1945 हिरोशिमा नागासाकी का युद्ध। कह रहा उसका इम्पैक्ट आज भी आप चुका रहे हो। वहां पे आज भी जो लोग पैदा होते हैं वो बड़े ही एबनॉर्मल तरीके से पैदा हो रहे हैं और बड़े एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। कह रहा देख लो रेडिएशन का हल्ला। फिर वाइल्ड लाइफ क्राइम, आपकी इस नादानी की वजह से हंटिंग पोचिंग बढ़ जाती है, आपके कंजर्वेशन एफर्ट जीरो होने लग जाते हैं, सारा ध्यान वॉर जीतने में लग जाता है आपका। इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम है आपका, पूरी बायोडाइवर्सिटी ले डूबते हो आप। फॉरेस्ट गया, बायोडाइवर्सिटी गई, सॉइल की न्यूट्रिशंस भी आप ले गए। तो कितने लेवल पर आपने इकोनॉमिक कॉस्ट सॉरी इन्वायरमेंट कॉस्ट को बढ़ाया। कह रहा है क्या कोई की इनिशिएटिव है? कह रहा है बिल्कुल लिए गए हैं इनिशिएटिव्स, ऐसा नहीं है लिए नहीं गए हैं, मिनिमाइज करने के लिए लिए गए हैं। कह रहा है सबसे पहले है जिनेवा कन्वेंशन। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी इसने वॉरफेयर मेथड्स पे कि कैसे कैसे वाइड स्प्रेड तरीके से बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म डैमेज कर रहा है सिवियरली नेचुरल एनवायरनमेंट को। फिर कह रहा है ब्रुंडलैंड रिपोर्ट उठाओ 1987 की, यार कॉमन फ्यूचर याद करो आप भी। इसी ने कॉन्सेप्ट दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, पेपर में आ जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो याद रखो, लिखा हुआ है साफ साफ ब्रुंडलैंड रिपोर्ट में क्या था, आर कॉमन फ्यूचर, वहां से आया है ये टॉपिक। और उसका पूरा एम्फोसिस था आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड राइवलरीज को खत्म करो क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बैरियर है। अब आप सोचो कितनी मतलब आप सोचो कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ये कि वी आर गोइंग टू ट्राई कि भाई हमारा 2030 तक हम एसडीजी गोल्स को टारगेट को फुलफिल करना है। एंड करेंटली वी आर फेसिंग टू वॉर्स, इसराइल पैलेस्टीन, और वहां पर अभी तक यूक्रेन रशिया खत्म ही नहीं हुए वॉर। फिर हम चाहते हैं 2030 तक हमारा एसडीजी गोल भी हो जाए। तो देखो इसी रिपोर्ट ने बोला बैरियर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तीसरी समस्या स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस 1972, ये पूरा प्रोहिबिट करती है यूज ऑफ ऑल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। फिर यूएन की कॉन्फ्रेंस है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पर, प्रिंसिपल 25 एम्फोसिस कर रही है आर्म कॉन्फ्लिक्ट को फंडामेंटली हार्मफुल है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने में। फिर इंटरकनेक्शंस एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिक्कत, इसलिए वो कह रहा है कि प्रिंसिपल 24-25 को उठाओ, सीखो इनसे भी। कह रहा है रोम स्टेच्यूट आर्टिकल 12 एड्रेस करता था रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म कॉन्फ्लिक्ट का, उससे समझो। फिर ये कह रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंटिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर ड्राफ्ट प्रिंसिपल्स हैं आपके। फिर यूएन कन्वेंशन है प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री ऑन एनी अदर हॉस्टाइल यूज ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक। कह रहे ये सब क्या करने के लिए है, ये इसीलिए है मिलिट्री यूजेस कम करो कम करो कम करो। फिर चैलेंजेस है क्यों नहीं कम होती। तो सबसे बड़ी समस्या नॉलेज ही नहीं है, लिमिटेड नॉलेज है। आपको पता ही नहीं वॉर की वजह से आपने पूरे पूरे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को खत्म करा हुआ है, आप जानते ही नहीं उसकी इन्वायरमेंट कॉस्ट क्या है। डिफिकल्टी है क्वांटिफाई करने में, मॉनिटर करने में, अनरिपोर्टेड पॉल्यूशन फैल रहा है। फिर एक्सक्लूजन है फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। फिर आपके कंपीटिंग प्रायोरिटीज जो है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही नहीं है वो क्या क्या होती हैं। आपने प्लान बनाया था, बजट में बोला था जी हम इतने लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे इतने साल तक, इन्वायरमेंट को हम इतना अच्छा कर लेंगे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कर लेंगे। आपका सारा पैसा डिफेंस में खर्च हो गया, वाइशस सर्कल में फंस गए आप, डिप्लीशन डिप्लीशन एंड डिप्लीशन। तो वे अहेड टू मिटिगेट वॉर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, दैट इज यूएन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो कह रहा है एक बाइंडिंग ग्लोबल एग्रीमेंट तैयार करो जिसमें कि क्या बनाओ, एड्रेस करो मिलिट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट इमिशंस को। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल लगा दो कि जो पॉल्यूशन कर रहा है वहीं से ही पेमेंट शुरू हो जाए, वहीं से टैक्स लगाओ, पॉल्यूशन टैक्स लगाओ बल्कि। फिर ग्रीन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी,
प्रायोरिटाइज कर दो, मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू करो लोगों को, आर्म जो फोर्सेज है ना आपकी उनको दो, मिलिट्री ट्रेनिंग में समझाओ एनवायरनमेंट प्रिजर्व करना है, ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ समझाओ, डीकार्बनाइज मिलिट्री करने की कोशिश करो, जैसे यूके में स्विट्जरलैंड में हुआ, गोल्ड टारगेट है उनका 2050 तक कार्बन न्यूट्रल मिलिट्री बनाएंगे हम अपनी। सीखनी है हमें, हमें भी ये चीज़ें सीखनी है। फिर याद करो हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल बैन की मून यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने हाईलाइट किया था एनवायरनमेंट ऑफन बिकम्स अ साइलेंट कॉजुअलिटी ऑफ वॉर। एनवायरनमेंट सबसे बेचारा छुप छुप के, आपको पता भी नहीं चलेगा एनवायरनमेंट कॉस्ट आपकी कितनी चली गई। आप तो खाली से इकोनॉमिक कॉस्ट गिन रहे थे अपनी, एनवायरनमेंट कॉस्ट देखो कितनी बड़े लुटा ले गए आप। तो इन ऑर्डर टू हैव अ सेफ गार्ड ऑफ हेल्दी प्लानट, फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए हमें बिल्कुल भी ओवरलुक करने की ज़रूरत नहीं है, एनवायरनमेंट कॉस्ट को हम डुबो ना दें। तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा, इसीलिए यूनेस्को की एथिकल रिपोर्ट आई। ठीक है गाइस, अभी 2 टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।